हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एमएस एक्सेल के वो क्वेश्चंस जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल जो है वो बेसिकली एक स्प्रेडशीट के कंसेप्ट पर काम करता है, इसलिए इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस है? तो देखिए वो होता है N65,536। तो इसमें N जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कई सारी वर्कशीट्स को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल में कई सारी वर्कशीट्स को एक वर्कबुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य किया जाता है। तो प्रारूप बदलने से हमारा मतलब है यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग करने से। तो देखिए एक्सेल में अगर आप किसी सेल का प्रारूप बदलते हैं तो बेसिकली आप उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एक स्प्रेडशीट है, ये हमने पहले भी बात की। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। देखिए जनरली जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें सबसे ऊपर जो बार होती है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। तो हमारी जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर भी जो सबसे ऊपर जो बार होगी उसे हम उसका टाइटल बार बोलते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर हो सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है 256। अगला क्वेश्चन है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है। यहाँ विस्तार से हमारा मतलब है एक्सटेंशन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है .xlsx और .xls। देखिए अब जितने वर्जन अवेलेबल हैं जनरली उसमें .xlsx का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो .xlss है ये ओल्ड वर्जन का एक्सटेंशन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है। बिल्कुल ये ट्रू है, ये सही है। किसी भी वर्कशीट में प्रथम सेल का जो एड्रेस है वो A1 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका कहलाती है। जो सबसे नीचे जो बार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है स्टेटस बार। उसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है। तो देखिए उसमें 65,536 रोज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह से शुरू होता है वह है। देखिए जब भी हम फॉर्मूला बार में फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो हम हमेशा इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हर फॉर्मूला जो है वो इक्वल साइन से ही शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, टेबल में केवल रो या पंक्तियां ही होती हैं। बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि टेबल जो है उसमें रो के साथ साथ कॉलम्स भी होते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। बिल्कुल हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, स्प्रेडशीट को कभी कभी हम वर्कशीट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा? तो देखिए वो A1 होगा, जहां A जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और न्यूमेरिक वैल्यू 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ को कहते हैं। जोड़ से हमारा यहाँ मतलब है उसके इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उसके इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2003 में कितनी रो और कॉलम होते हैं? तो देखिए उसमें 65,536 रोज और 256 कॉलम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ यानी कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं? तो देखिए उसकी वैल्यूज जो है वो ये है, उसमें इतने कॉलम्स और इतनी रोज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कबुक में डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? तो देखिए किसी वर्कबुक में डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी जितनी वर्कशीट्स को सपोर्ट कर रही है उतनी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ये
कंप्यूटर की मेमोरी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। तो देखिए वर्कशीट जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? हमने बिल्कुल पहले बात की, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम एक सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई वर्कशीट मिलकर एक ब्लैंक स्पेस बनाती है। तो देखिए वो एक वर्कबुक बनाती है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? तो देखिए उसका करेक्ट आंसर है 32,767 कैरेक्टर्स या वर्ड। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी हेडर या फुटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 255। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में अधिकतम कितनी लाइनें फीड की जा सकती हैं? उसका करेक्ट आंसर है 253। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन से संबंधित प्रोटेक्ट शीट एवं प्रोटेक्ट वर्कबुक एमएस एक्सेल के किस टैब में मौजूद होते हैं? तो देखिए वो हमेशा रिव्यू टैब में अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके चार्ट बनाया जा सकता है? तो देखिए उसके लिए हम लोग F11 का प्रयोग करते हैं और इसका यूज करते हुए हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट में एक्टिव सेल किस प्रकार डिस्प्ले होता है? इसका मतलब जो सेल सेलेक्टेड है वो कैसे डिस्प्ले होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है उसके चारों तरफ एक डार्क बॉर्डर होगा जिससे कि हमें पता लगेगा कि वो एक एक्टिव सेल है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट में टाइप किए गए कंटेंट को स्वीकार करने के लिए, इसका मतलब उसे एक्सेप्ट करने के लिए उपयोगकर्ता किस कुंजी का प्रयोग करता है? तो देखिए जब भी आप एक करेक्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए और आप नेक्स्ट सेल में चले जाएं, तो उसके लिए हम लोग एंटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटर की। अगला क्वेश्चन है, सेल एड्रेस क्या है? तो देखिए सेल एड्रेस जो है वो एक लेटर और एक संख्या का कॉम्बिनेशन है जो कॉलम और पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, सेल एड्रेस वर्कशीट में ब्लैंक स्पेस में डिस्प्ले होता है। तो देखिए सेल एड्रेस जो है वो हमेशा नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है। तो देखिए सेल रेफरेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में सेल रेफरेंस के प्रकार हैं। तो देखिए सेल रेफरेंस के प्रकार हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किस फॉर्मूला या फंक्शन के द्वारा कॉलम का डेटा रो में और रो का डेटा कॉलम में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो देखिए इसके लिए हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करते हैं और ट्रांसपोज का यूज करके हम डेटा को रो या कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोज विकल्प मौजूद होता है। ट्रांसपोज कहाँ अवेलेबल होता है? तो देखिए जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में आपको ट्रांसपोज ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हम कब वी लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं? तो देखिए एक बहुत बड़ी डेटाबेस में जब आपको कोई संबंधित रिकॉर्ड या स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करनी है तो हम वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स किस प्रकार के फंक्शन है? तो देखिए ट्रू और फॉल्स जो है वो लॉजिकल फंक्शंस हैं जिन्हें कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी कंडीशंस या शर्तें दे सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 3 कंडीशंस या शर्तें हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? तो देखिए उसमें अधिकतम 31 कैरेक्टर्स या अक्षर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोटस 123 सॉफ्टवेयर में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखिए एक्सेल से पहले लोटस 123 का प्रयोग किया जाता था। इसमें भी हमारे पास में स्प्रेडशीट टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल थी और इसकी जो फाइल होती थी उसका एक्सटेंशन जो है वो 123 हुआ करता था। तो इसका करेक्ट आंसर है 123। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 409। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल के एक सेल में अधिकतम ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर प्रदर्शित हो सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है 1024। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो देखिए उसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रोज होती हैं? तो देखिए उसका करेक्ट आंसर है ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बता रही है कि 2010 में कितनी रोज हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में एक संख्यात्मक मान को लेबल मान में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
तो देखिए अगर आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू को एक लेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके पहले हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करने से वो वैल्यू एक लेबल की तरह ट्रीट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में ब्लैंक स्पेस बटन द्वारा सेलों के मान या डेटा को जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको जोड़ना है किसी बटन से तो हमारे पास में ऑटो सम का बटन होता है जिसका प्रयोग करके हम सेलों के मान या डेटा को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है, तो उसका डिफॉल्ट नाम बुक 1 होता है। सेल में दिया गया कमेंट कहलाता है, तो वो कहलाता है सेल टिप। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल यानी कि A1 पर लाने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम फर्स्ट सेल पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल पॉइंटर को अगली शीट पर ले जाने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए अगर आप सेल पॉइंटर को नेक्स्ट शीट पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे तो आप नेक्स्ट शीट पर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल एड्रेस E21 प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये बताता है कि E जो है वो कॉलम है और 21 जो है वो रो है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग F11 की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ब्लैंक स्पेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप वर्कशीट के सेल में किस प्रकार के डेटा को एंटर कर सकते हैं? मतलब कौन कौन सी टाइप का डेटा जो है वो सेल में एंटर किया जा सकता है? तो देखिए उसमें लेबल्स, वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम ब्लैंक स्पेस कहते हैं। तो देखिए उसे हम कहते हैं नेस्टिंग। जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज कर रहे होते हैं तो उसे हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इंटरैक्टिव पाइवट टेबल बनाने हेतु किस वेब कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग पाइवट टेबल रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में आपकी मासिक ऋण भुगतान की गणना के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग PMT फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि सोर्स डेटा बदल गया हो तो एक्सेल में कौन सा पिवट टेबल टूल विकल्प पिवट टेबल या पिवट चार्ट में डेटा को अपडेट करता है? इसका मतलब अगर सोर्स डेटा में चेंज हो गया है और आप पिवट टेबल या पिवट चार्ट में डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप रिफ्रेश करेंगे जिससे कि वो डेटा अपडेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला एंट्रीज के दो प्रकार। तो देखिए वो होता है रिलेटिव या एब्सोल्यूट। एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे कि हम मिक्स्ड बोलते हैं, लेकिन जनरली हम इन दो को कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F1 की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को टेबल के रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम कमांड का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम उसे कन्वर्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए हम किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए करंट डेट इंसर्ट करने के लिए हम लोग टुडे फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में रो डेटा को कॉलम में बदलने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो अभी हमने बात की, अगर हम रो के डेटा को कॉलम में बदलना चाहते हैं तो हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन का प्रयोग करेंगे जो कि राइट क्लिक करने पर आपको पेस्ट स्पेशल के अंदर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो देखिए विजीकैल्क जो है वो सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैब स्क्रॉलिंग बटन ब्लैंक स्पेस का कार्य करता है? तो ये अतिरिक्त शीट टैब देखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है? तो देखिए उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो एक्सेल एक न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस को ऑटोमेटिकली एडिट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी डेटा रेंज को उसी वर्कबुक की अन्य वर्कशीट पर ड्रैग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए कॉलम के हेडर पर क्लिक करके हम संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में किस ऑप्शन द्वारा डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझने या आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग चार्ट या ग्राफ का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग विजुअल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में एक सेल उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ब्लैंक स्पेस कार्य करता है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स जैसे कार्य करता है, उसी प्रकार हमारा एक सेल कार्य करता है जिसमें हम हमारा रिक्वायर्ड डेटा इंसर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो से अधिक सेलों के चुनाव को कहा जाता है? तो उसे हम एक टेबल या रेंज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ऑटोफिल फीचर ब्लैंक स्पेस को कहा जाता है? देखिए, ऑटोफिल में ऑटोमेटिकली वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, ऑटोमेटिकली वैल्यूज फिल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ, डेटा की श्रृंखला को स्वतः एक निश्चित क्रम में भरने को ही हम ऑटोफिल फीचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के एड्रेस को स्क्रीन के किस भाग में प्रदर्शित किया जाता है? तो उसे हम लोग नेम बॉक्स में प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने के लिए कमांड्स जो होती है वो किस टैब में होती हैं? तो देखिए, वो सारी कमांड्स जो होती हैं वो फाइल टैब में ही अवेलेबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपनी वर्कशीट में किसी सेल डेटा को सीधे एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक स्पेस का उपयोग कर उसे एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब आप डायरेक्टली सेल में क्लिक करके इस डेटा को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो वो काम आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बार में जो डेटा दिख रहा है हमें, हम वहां पर उसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? इसका मतलब जहां उस सेल की वैल्यू और उसका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वो हमें अवेलेबल होता है फॉर्मूला बार में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो, कॉलम तथा टाइटल को होल्ड करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है जिससे वर्कशीट को स्क्रॉल कर अन्य सूचनाओं को देख सकें? तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप टाइटल और कॉलम और रो को आप फ्रीज कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं ताकि आप बाकी डिटेल्स को देख सकें। तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रीज पेन्स का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे मर्ज कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम मर्ज करना बोलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि मल्टीपल वर्कशीट या चार्ट शीट से वो मिलकर बनी होती है, इसलिए हम उसे वर्कबुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है? तो उसे हम रेफरेंसिंग बोलते हैं। रेफरेंसिंग का यूज करके आप एक दूसरी शीट से डेटा को अपनी शीट में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूला कहलाते हैं लेबल्स, उसे हम लेबल्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को हम कहते हैं वर्कशीट। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी, हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 आदि किसके उदाहरण है? तो देखिए, ये एक श्रृंखला के या सीरीज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हम कहते हैं, तो उसे हम हेडर कहते हैं।